हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगेन फ्रॉम द चैप्टर ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आज आपके लिए है, यहाँ आपसे पूछा हुआ है, इन द स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ग्राफ बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन टू डिफरेंट मेटल्स पी एंड क्यू इज शोन बिलो। यानी कि एक ग्राफ दिया हुआ है जो कि एस्टेब्लिश किया है इन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के बीच में। सारी वैल्यूज़ आप ग्राफ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द टू मेटल्स हैज़ हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, राइट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इन दोनों मेटल में से ज़्यादा किसकी है। जाहिर सी बात है, अगर आप फ्रीक्वेंसी वाले एक्सिस पे नोट करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ आएगा क्यू के केस में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, विच इज़ गोना टू बी 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁴ हर्ट्ज़। नेक्स्ट यहाँ बोला हुआ है डिटरमाइन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल विच हैज़ ग्रेटर वैल्यू। आप उस मेटल के वर्क फंक्शन को कैलकुलेट कीजिए जिसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो सबसे पहले Q जो मेटल था उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इसी को कैलकुलेट भी करेंगे, क्योंकि अगर आप Q के केस में समझे बात तो इसका जो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, तो इसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होने वाला है। अब समझते हैं कि कितनी वो वैल्यू होगी। तो अगर मैं Q को निकालने की कोशिश करूँ, Q के वर्क फंक्शन को, तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। वर्क फंक्शन को सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई नोट से, कई बार ओमेगा से भी किया जाता है, बट इसका अंत में फॉर्मूला निकल के आता है h/μ0, राइट। यहाँ पे एक एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और μ0 यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जो उसको रिक्वायर्ड है। अभी हमने Q के केस में इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली है और वो था 6 × 10⁻⁴, वेयर एज h जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये भी हमें पता है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है और वो होती है 6.6 × 10⁻⁻34। आप यहीं पे इसको पुट कर लीजिए। अगर मैं h की जगह पुट करूँ 6 × 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻34 और फिर इसको मल्टीप्लाई करा दूँ, जो हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकल के आया था वो था 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14, ठीक है। इन सबको आप डिवाइड करा लीजिए 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 से, जस्ट कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, राइट। यहाँ तक समझ में आ गई, क्योंकि आपने जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर आपको केवल और केवल आंसर जूल में चाहिए तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओवरऑल आंसर क्या आएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लीजिएगा तो बेसिक मैथ सॉल्व होने के बाद ये आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज़ योर वर्क फंक्शन। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा हुआ है फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8⁻10⁻14 हर्ट्ज ऑफ दिस मेटल, ठीक है। अब आपके पास कोई मेटल सरफेस है, समझिए इस बात को। इस मेटल सरफेस पे बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इजेक्ट हो जाएंगे अगर इन पे सुटेबल अमाउंट की फ्रीक्वेंसी फॉल करती है। एक लाइट रे आती है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में गिवन थी 8 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14 हर्ट्ज। वो इस पर स्ट्राइक होने के बाद इसको यहाँ से इजेक्ट करा देती है। सवाल ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी के केस में हमारे पास फॉर्मूला कुछ ये बनता है। ये आया कैसे, एक बार समझ लीजिए। एनर्जी इज़ ऑलवेज गोइंग टू कन्वर्टेड इनटू टू फॉर्म्स, एक काइनेटिक एनर्जी में और एक उसके वर्क फंक्शन में। अभी हमने ये चीज़ सीख लिया है। अगर मुझे काइनेटिक निकालना है तो मैं यहाँ से एनर्जी में से माइनस करा दूँ वर्क फंक्शन को। जो एनर्जी होती है उसे मैं h/μ से लिख सकता हूँ और जो वर्क फंक्शन है उसे मैं h/μ0 से लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे h को कॉमन निकाल लीजिए तो μ - μ0, ठीक है। और h की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.6 × 10⁻34 मल्टीप्लाइड बाई, अब μ - μ0 क्या होगा, तो देखिए μ की वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है, अगर आप पढ़िएगा 8 × 10⁻14 और μ0 अभी इस मेटल के लिए हमें पता है 6 × 10⁻14। तो आप इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 6 किया, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10⁻14। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके क्वेश्चन के गिवन फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो यही था 8 × 10⁻14, वेयर एज मेटल के केस में था 6 × 10⁻14। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, नीचे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कराइए, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 0.82 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मार्किंग स्कीम 2017 का सवाल था CBSE के अंदर। आप यहाँ पे इसके डिटेल आंसर को भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है स्टेट 2 इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के बारे में 2 खास बातें बताना है हमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है किसी भी एमिटेड इलेक्ट्रॉन का, वो केवल और केवल डिपेंड करता है लीनियरली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर इजेक्ट हो रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा या कम, ये इस पर निर्भर करता है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन उस तक स्ट्राइक करने के लिए आई थी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो जाहिर सी बात है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इस बात को समझने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये देखिए, जो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं वो टोटली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ पे, खास करके इस फ्रीक्वेंसी पे। ये जितना ज़्यादा होगा, ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी भी उतना बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द मेटल सरफेस, जिसकी वैल्यू होती है फाई नोट इज इक्वल टू एच म्यू नोट। अब अगर यहाँ पे एच म्यू नोट की वैल्यू बढ़ गई ना तो काइनेटिक एनर्जी इस केस में घट जाएगा। तो मोर और लेस सारा डिपेंडेंसी किस पे होता है, फ्रीक्वेंसी पे, वो चाहे इंसिडेंट हो चाहे थ्रेशोल्ड हो, बस इंसिडेंट बढ़ना चाहिए और थ्रेशोल्ड घटना चाहिए। अब सेकंड डिस्कस करते हैं, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 10⁻15 Hz is incident on 2 photosensitive surfaces P and Q. There is no photo emission from surface P. Photo emission occurs from surface Q, but photoelectrons have zero kinetic energy. Explain these observations and find the value of work function for surface Q. यानी कि एक फ्रीक्वेंसी है जो कि स्ट्राइक होने वाली है किसी मेटल सरफेस पे, उसकी वैल्यू है 10⁻15 Hz। ठीक है, वो जिस भी सरफेस पे इंसिडेंट होती है, 2 डिफरेंट सरफेसेस हैं, तो पी के केस में वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज जाहिर सी बात है पी की डिमांड ज़्यादा होगी थ्रेशोल्ड के तौर पे, और क्यू के केस में एमिशन हो जाता है। तो आपसे ये पूछा हुआ है कि पी के केस में क्यों नहीं हुआ, और क्यू के केस में अगर हो जाता है तो फिर उस केस में आपको ये बताना है कि ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी क्यों है। तो हम समझते हैं इस बात को। देखिए, जब हम P डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको आंसर समझा ही दिया था कि सिंस नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक प्लेस फ्रॉम P, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी की रिक्वायरमेंट है ना उसको, उससे तो कम ही आप इंसिडेंट करवा रहे हो, तो कैसे निकलेगा P वाले मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन, नहीं निकलेगा यहाँ पे। और हमने ये भी डिस्कस किया है कि सारा का सारा जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है वो डिपेंड करता है इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे, बट क्यू के केस में निकल रहा है, ये क्वेश्चन में कहा हुआ है आपसे। साथ में ये भी कहा है कि निकल तो रहा है लेकिन काइनेटिक एनर्जी है 0। इस बात से आप क्या समझते हैं? इस बात से केवल एक ही समझ आता है कि जो एनर्जी स्ट्राइक हुआ उस मेटल सरफेस पे, हर बार मैंने समझाया है 2 चीज़ों में स्प्लिट होता है, एक काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने में और एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के केस में। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 है तो सारा का सारा एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया, उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आप यूँ कह लीजिए उसके मिनिमम वर्क फंक्शन के केस में। तो यहाँ पर मैं एनर्जी को अगर ऐसे लिखूँ एच म्यू, ठीक है, एनर्जी को मैं अगर लिखूँ एच म्यू, और साथ में मैं ये आपको समझाऊं कि जो आपने स्ट्राइक करवाया था अपने एनर्जी को, तो वो एनर्जी कहाँ चला गया। दिस इम्प्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज जस्ट इक्वल टू दी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के जस्ट इक्वल ही है आपकी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, सो देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस। एक न्यूमेरिकल पूछा हुआ है आपसे इसी केस में कि बताओ अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको ये भी वैल्यू निकाल के दिखानी है वर्क फंक्शन की। भाई दूसरे सरफेस के केस में वर्क फंक्शन कितना होगा, अब सारा का सारा एनर्जी वर्क फंक्शन में जा रहा है तो वर्क फंक्शन की वैल्यू बता दो। तो वर्क फंक्शन हमेशा इक्वल होता है एच म्यू नोट के। अब अगर आप यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करोगे तो एच की वैल्यू निकल के आती है 6.6 × 10⁻34। जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो है 10⁻15। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कन्वर्ट करने के लिए आपने नीचे इससे मल्टीप्लाई करा दिया, ओवरऑल आंसर निकल के आ गया 2.125 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये भी CBSE मार्किंग स्कीम 2017 का क्वेश्चन था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ आपसे बोला हुआ है डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इन फोटोन पिक्चर। जब हम लाइट को एज अ फोटोन डिस्कस करते हैं तो उस वक्त इंटेंसिटी से हमें क्या समझ आता है। जब इंटेंसिटी की बात करते हैं तो आंसर है द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी या फिर नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। यानी कि कितनी लाइट एनर्जी किसी भी सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करती है उसको हम कहते हैं इंटेंसिटी। सपोज़ कीजिए कि ये मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, इसके पर मीटर में इतने से हिस्से में अगर ज़्यादा लाइट रे स्ट्राइक कर गई तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर कम कर गई तो कम होगी। और ये ध्यान रहे ये पर सेकेंड पे डिस्कशन होना है। नेक्स्ट है प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट वर्सेस कलेक्टर पोटेंशियल फॉर 3 डिफरेंट इंटेंसिटीज़। अलग अलग इंटेंसिटीज़ दे रखी है और इसके बेसिस पे आपको ग्राफ प्लॉट करना है, जहाँ पे बोला गया है
कि टू ऑफ विच I1 एंड I2 हैव सेम फ्रीक्वेंसी, दो की तो फ्रीक्वेंसी सेम है इन दोनों की, बट तीसरे वाले की फ्रीक्वेंसी जो है वो है म्यू। आइए अब इसका आंसर डिस्कस करते हैं। जैसा हमसे बोला गया था कि दो लाइट रे ऐसी है जिनकी इंटेंसिटी तो सबकी अलग अलग है खैर, बट फ्रीक्वेंसी सेम है। तो अगर इंटेंसिटी डिफरेंट होता है तो हमें इतना बताया कि जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा उस केस में फ़ोटो करंट ज़्यादा निकलते हैं और वो फ़ोटो करंट पे ज़्यादा फ़ोटो इलेक्ट्रिक करंट को कॉज करते हैं। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट इंटेंसिटीज है। तो अगर आप इस रीडिंग पे नोट कीजिए जहाँ पे फोटो करंट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा करंट इंक्रीज़ करेगा। मगर दो ऐसे केसेस हैं, अगर आप इस तरफ नोट कीजिएगा ना, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, ठीक है, और इस तरफ जो होता है वो कलेक्टर का पोटेंशियल होता है। तो अगर आप दो डिफरेंट इंटेंसिटीज़ जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, तो अगर आप इस एक्सिस पे प्लॉट कीजिए तो I2 और हमारे पास I3 ये ऐसे केसेस थे जब फ्रीक्वेंसी उनकी सेम थी, तो हमने यहाँ पे इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के केस में एक ही जगह आके लाई कर गए। वेयर एज I1 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू बाकी दोनों की, तो उसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है ये कलेक्टर पोटेंशियल का पूरा एक्सिस होता है, जहाँ पे इस तरफ नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट की जाती है जिसे हम स्टॉपिंग कहते हैं, और इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू की जाती है। तो ये हमारा ग्राफ था। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपसे पूछा हुआ है जहाँ पे आपसे वैल्यू निकाल के देनी है आपको। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कर्व ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन। ओके, तो आपको नेचर ऑफ कर्व बताना है जब हम आइंस्टाइन इक्वेशन की बात करते हैं, किस तरीके का कर्व बनेगा। तो आइए एक बार इसका भी आंसर देख ले। जब हम आइंस्टाइन के केस में बात करते हैं तो हमें समझ आता है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम फॉर I1 एंड I2 एज दे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी एंड द सैचुरेशन करंट आर शोन बिकॉज I1 की वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू I2 एंड I3। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ऑफ द डिस्कशन, जहाँ पे मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपको खुद करके लाने हैं ये स्क्रीन पे आपके सामने। मेक श्योर यू पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन और आप इसे सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।